प्यारे बच्चों, अब आगे के अवतरण की व्याख्या हम देखते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। देखें, इस अवतरण में लेखक ने यह बताना चाहा है कि मनुष्य अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की उन्नति तभी कर सकता है जब उसके प्रत्येक कार्य धर्मानुसार संचालित हो। यहाँ धर्म से आशय पूजा पाठ करने से नहीं है, बल्कि धर्म से लेखक का आशय है कि हमारे वे सारे कार्य जो लोक कल्याण या राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके किए गए हों, वही धर्म कहलाते हैं। तो लेखक के कहने का भाव है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसलिए सबसे पहले हमें धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। कहने का भाव यही है कि जो है सारे कार्य हमारे आचरण पर निर्भर करता है। हमारे वे सारे आचरण या हमारे वे सारे कर्तव्य जो लोक विरुद्ध हैं या समाज विरुद्ध हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऐसे आचरण जो लोक विरुद्ध या समाज विरुद्ध हैं, तो उससे कभी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक का कहने का भाव है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यहाँ धर्म का तात्पर्य, जैसा कि मैंने बताया, कि पूजा पाठ करने से नहीं है। धर्म का तात्पर्य है, धर्म का आश्रय है कि हमारे वे सारे कार्य, हमारे वे सारे आचरण जो राष्ट्रहित को या लोकहित को ध्यान में रख करके किए गए हों, तो ऐसे कल्याणकारी आचरण ही धर्म है। तो लेखक के कहने का भाव यह है कि यदि हमें एहसास है और हम जानते हैं, हमें इस बात का भान है कि हम ये काम कर रहे हैं और वो गलत है, हमारा आचरण जो है लोक के विरुद्ध है, तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए लेखक ने कहा कि सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी होगी, यानी अपने आचरण की उन्नति करनी होगी। लेखक कह रहा है, देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसीलिए वो दिन दिन उन्नति करते जा रहे हैं। यानी विश्व के जो भी देश विकास किए हैं, उन्होंने अपनी धर्म नीति और राजनीति को परस्पर मिला दिया, अर्थात उन्होंने अपने आचरण को इस तरह से बनाया कि सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद व्यक्ति हित है। तो उनके प्रत्येक कार्य राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, ये उनकी धर्म नीति है। और फिर दूसरी नीति की राजनीति है, तो धर्म नीति और राजनीति को उन्होंने एक मिला दिया कि महत्वपूर्ण सबसे बड़ा धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म है, कि हमारे कोई भी कार्य ऐसे न हों जो राष्ट्र के विरुद्ध हों या राष्ट्र के विकास में बाधक हों। इस तरह की सोच को लेकर अंग्रेज चले, इसलिए उन्होंने धर्म नीति और राजनीति को एक में मिला दिया और सबसे बड़ा धर्म उन्होंने राष्ट्र धर्म माना, तो उनका राष्ट्र विकास कर रहा है। लेखक कर रहा है हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और लेखक एक बात और कहना चाहता है कि यह नहीं कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी या हमारे पूर्वजों ने इस तरह की सोच नहीं अपनाई, बल्कि हमारे यहाँ ही लेखक कह रहे हैं उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म के आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं,
कि हमारे पूर्वजों ने भी अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी समाज को चलाने के लिए या राष्ट्र को चलाने के लिए जो भी नीति अपनाई, जो भी आचरण अपनाया, जो धर्म अपनाया, वो ऐसा ही था जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। कहने का भाव क्या है? लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे भारतवर्ष में भी बहुत से जो है संगठन ऐसे बनाए गए, बहुत सी नीतियाँ ऐसी बनाई गईं, और चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के, समाज की उन्नति को लेकर के, धर्माचरण को लेकर के, जिससे कि राष्ट्र विकास कर सके। लेकिन कालांतर में हम उसको भूलते गए और इस कारण जो है हमारा राष्ट्र पिछड़ा हुआ है या हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं हो रही है। लेखक के कहने का भाव क्या है कि हमने अपनी उन बातों को, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, पिछले छंदों में, कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई बातों के या जो रीति रिवाज परंपराएं उन्होंने बनाई थी उसका सही अर्थ न समझे और न समझ करके कुछ अलग अर्थ निकाल करके पाखंड और अंधविश्वासों में उलझते गए, जिसके कारण हम पीछे रह गए। तो लेखक के कहने का भाव यही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे नियम, ऐसे आचार संहिताएं बनाई गई थी जिसको अपनाकर हमारा राष्ट्र जो है अतीत में विकास किया था। लेकिन आज हम पीछे इसलिए हो गए हैं कि हमने उन बातों को भुला दिया है। तो लेखक के कहने का भाव यही है कि यदि आज हम उन्नति करना चाहें तो हम भी अपने उन सारी चीज़ों को जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक हैं उस तरह के आचरण को अपनाएं, उस तरह के कार्य को करें, तो निश्चित तौर पे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अब इस अवतरण से संबंधित जैसे प्रश्न है, एक प्रश्न कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक का अभिप्राय यही है, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहता है कि हमें अपने देश को यदि उन्नति की शिखर पर ले जाना है, अपने देश का सर्वांगीण विकास करना है, तो हमारे समस्त कार्य धर्मानुसार ही संचालित होने चाहिए। यानी सबसे पहले हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? ऐसे हम आचरण करें, ऐसा हम व्यवहार करें, ऐसा हम कार्य करें जिससे कि लोक का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, राष्ट्र का कल्याण हो सके। तो ऐसे कल्याणकारी कार्यों को यदि हम करते हैं तभी राष्ट्र जो है विकास कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने धर्म की उन्नति करनी आवश्यक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कुछ शब्द दे दिए जाएं और ऐसे शब्दों के विलोम शब्द पूछ लिए जाएं, जैसे उचित शब्द है, उचित का विलोम अनुचित हो गया। इसी तरह से नीति शब्द है तो नीति का विलोम अनीति हो गया। ऐसे ही जो है पहले जैसे एक पहला प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश का आप संदर्भ लिखें। तो जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतवर्षोन्नति नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब आगे के अवतरणों को हम पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ के अंतिम अवतरण को देखेंगे। लेखक यहाँ पर इस अवतरण में देशवासियों के मन में स्वावलंबन के भाव को भी भरना चाहते हैं, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और देश के प्रति प्रेम के भाव को भी भरना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने देश में वस्तुओं को बनाएं
और अपने देश की वस्तुओं बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग करें। अपनी भाषा को विशेष महत्व दें, अपनी राष्ट्रभाषा को, अपनी मातृभाषा को विशेष महत्व दें। देश की तत्कालीन दशा पर भी लेखक खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो। देखें, इस अवतरण से पूर्व एक जगह लेखक लिखता है कि देश का विकास तभी होगा जब हम ये जो तमाम विवादों में घिरे हुए हैं, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, इसको त्याग दें। इसलिए लेखक एक जगह कहता है, हो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन, ब्राह्मण, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और सब मेल के साथ आगे बढ़ो। अपने लड़कों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बचपन में उनका ब्याह मत करो और लड़के लड़कियों में भेद ना करो, लड़कियों को भी पढ़ाओ। और दूसरी चीज़ कि बच्चों को रोजगार सिखाओ। सबसे पहले कि अपने बच्चों को जो है शिक्षित करो, उन्हें पढ़ाओ और उनको स्वरोजगार सिखाओ और इस तरह से अपने देश में अपना विकास करो। एक जगह लेखक और कहता है कि देखो जिस तरह से जो है 1000 धारा होकर गंगा जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ का पैसा ही अनेक रूपों में विदेशों में चला जाता है। कहने का भाव लेखक का क्या है? देखिए, इस अवतरण से पूर्व का जो अवतरण है उसके बारे में मैं बता रही, तब इस अवतरण को जब बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। उस लेखक कहने का भाव क्या है? लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे 1000 धारा होकर के गंगा जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, अंततः सब एक में समाहित हो जाती हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ का पैसा अनेक प्रकार से, यानी किसी देश से वस्त्र खरीद के आ रहे हैं, किसी देश से दैनिक प्रयोग की चीज़ें जैसे दिया सलाई है, यानी माचिस है, जैसे मोमबत्तियाँ हैं, जैसे बहुत सी दैनिक प्रयोग की चीज़ें जो कि तत्कालीन समय में, यानी जिस समय की ये बात कही जा रही है 1884 की, सब विदेशों से ही आती थी। तो लेखक कह रहा है इस तरह से हमारा ही पैसा विदेशों में जा रहा है और अगर वो पैसा हमारे देश में रहता, यानी अपने देश में वस्तुएं बनती और हम अपने ही देश में खरीदते और बेचते, तो वो पैसा हमारे यहाँ का हमारे यहाँ ही रह जाता और इस तरह से हमारे देश का विकास होता। तो लेखक वही बात कहना चाह रहा है, लेकिन दुख व्यक्त कर रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है, हम तो दूसरों पर आश्रित हो गए हैं, सारा पैसा हमारा विदेशों को जा रहा है। इसलिए लेखक लोगों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रहा है कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपने इस्तेमाल की चीज़ें अपने यहाँ बनाएं, अपनी भाषा में विकास करें, अपने राष्ट्र को महत्व दें, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा को महत्व दें। अब देखें, कहता है लेखक कि अफसोस कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने दैनिक प्रयोग की चीज़ें भी खुद नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। लेखक संपूर्ण देशवासी, मेले के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि भाइयों अब तो जो है चेत जाओ, अब तो चेतना में आओ कि जो है हमें किस तरह से अपने देश का विकास करना है। व्यक्ति और व्यक्ति ही मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं और इस तरह से समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति सुधर जाए, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म में तत्पर हो जाए, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए, वह अपनी कर्मण्यता त्याग दे, तो निश्चित तौर से देश विकास करेगा। इसलिए लेखक कह रहा है कि अब तो जागो और इस तरह से देश में हर प्रकार की उन्नति करो। ऐसी ही किताबें पढ़ो जिससे तुम्हारा भला हो सके, यानी उन्हीं किताबों को पढ़ो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ऐसे ही खेल खेलो जिससे तुम्हारा राष्ट्र आगे बढ़ सके और ऐसी ही बातचीत करो जिसमें तुम अपने देश को आगे बढ़ा सको। देखिए, इसके पहले भी लेखक एक जगह कहता है शुरुआत में ही कि
अंग्रेजों ने अपने समय के माने सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश के महत्व को समझा। उन्होंने समय के महत्व को समझा और दूसरी बात कि समय के साथ साथ जो है ये समझा कि अगर हम समय को गंवा देंगे तो बहुत सी चीज़ें खो देंगे। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता था तो सबसे पहले या किसी भी काम में वो राष्ट्र के प्रति सबसे पहले सोचता था। तो लेखक इसीलिए कह रहा है ऐसी ही किताबें पढ़ो जिसमें राष्ट्र का भला हो, ऐसा ही खेल खेलो जिसमें राष्ट्र का भला हो, और ऐसी ही बातचीत करो जिसमें राष्ट्र का भला हो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, यानी स्वावलंबी बनो, अपनी भाषा में विकास करो, अपने राष्ट्र में विकास करो, अपने दैनिक प्रयोग की चीज़ें या अपने जीवन में जो भी प्रयुक्त होता है उन सारी चीज़ों को जो है अपने देश में बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें स्वरोजगार सिखाओ जिससे देश का विकास हो सके। और लेखक कह रहा है अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत करो। तो इस पूरे अवतरण में लेखक ने राष्ट्र प्रेम के भाव से लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित किया है, और इस तरह से तत्कालीन दशा पर अफसोस व्यक्त करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अब एक प्रश्न ये बन सकता है कि लेखक किस स्थिति पर जो है खेद व्यक्त कर रहा है। तो तत्कालीन जो स्थिति थी जहाँ समस्त देशवासी विदेशी चीज़ों पर आश्रित थे, उस दशा पर लेखक खेद व्यक्त कर रहा है। दूसरी चीज़, लेखक इस पूरे अवतरण में क्या कहना चाहता है, तो लेखक ने जो है देशवासियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है।